नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक नई कहानी में। आज मैं लेके आया हूँ एक ऐसी कहानी जिसको सुनने के बाद भी आपका भी दिल दहल जाएगा कि कोई आदमी इतना क्रूर हो सकता है जो अपने ही चाहने वाले, अपने ही सगे संबंधी को किस तरह से मार देता है और उनकी लाश को किस तरह ठिकाने लगाता है। ये कहानी हम आपको सुनाने जा रहे हैं जिसका नाम है तंदूर कांड। ऐसा तंदूर कांड जिसने सभी को सोचने में मजबूर कर दिया, सभी का दिल दहला दिया। 1995 की ये कहानी है जो तंदूर कांड के नाम से सबसे फेमस हुई। जहां आजकल क्राइम कहानियों की बात की जाए तो एक तंदूर कांड के नाम से भी एक क्राइम कहानी है। इस केस को नैना सैनी मर्डर केस नाम से भी जाना जाने लगा। इस केस को मशहूर होने की वजह हत्या के बाद हत्या करके शव को ठिकाने लगाने का जो तरीका था उसकी वजह से ज़्यादा फेमस हुआ और तंदूर कांड के नाम से जाने लगा। और क्या है तंदूर कांड, क्या है नैना सैनी मर्डर केस, ये पूरी कहानी जानने के लिए हमारे वीडियो में अंत तक बने रहें। और आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करें, लाइक करें और वीडियो को शेयर करें। सुनाते हैं तंदूर कांड, कैसे क्या घटना हुई थी। इसके बात 2 जुलाई 1995 की है। रात करीब 11 बज रहे थे। दिल्ली पुलिस के 2 जवान, दिल्ली पुलिस कांस्टेबल और एक होमगार्ड, जो एक जनपद पर गश्त कर रहे थे। ये दिल्ली का सबसे पोश इलाका है, सुरक्षित इलाकों में से एक इलाका माना जाता है। दोनों गश्त पे निकले ही थे, तभी एक औरत अचानक जोर जोर से चिल्लाती हुई, आग आग चिल्लाती हुई बाहर की तरफ भागती हुई नजर आती है। ये जो महिला थी ये उसी इलाके में सब्जी बेचती थी जहां पर वो आग आग चिल्ला रही थी। ये पोश इलाका था। इस महिला की आवाज़ सुन के ये दोनों जवान उसकी तरफ दौड़ लगाते हैं और जाके देखते हैं कि वहाँ पे एक मशहूर बेकरी थी, उसमें से आग की लपटें निकल रही थी। जहाँ आग लगी थी वो यात्री निवास होटल के नाम से जानी जाती थी। तभी कांस्टेबल ने इसकी सूचना फायर ब्रिगेड को दी, आग बुझाने वाली गाड़ी को, और दोनों चल के उस यात्री निवास होटल के पास पहुंच जाते हैं। वहाँ देखते हैं कि होटल का मैनेजर केशव कुमार वहाँ गेट पे ही मौजूद था। केशव कुमार से पूछा जाता है कि ये आग इतनी तेज कैसे लगी हुई है, तो वो बताता है कि रेस्टोरेंट में बहुत पुराने रद्दी अखबार पेपर वगैरह पड़े थे, उन्हीं को जलाने का काम किया जा रहा है, ये उसी की आग है। पुलिस केशव के जवाब से संतुष्ट नहीं होती है और वो अंदर जाने की कोशिश करती है, लेकिन केशव कुमार पुलिस वालों को किसी न किसी तरह से भारी रोकने लेता है और अंदर नहीं जाने देता है। तभी कांस्टेबल जो हो वो होटल की पीछे की साइड दीवार फांदकर होटल में अंदर घुस जाता है। वहाँ देखता है कि 2 लोग जो उस होटल में अंदर मौजूद थे रसोई में, वो कुछ तंदूर पे जला रहे थे। कांस्टेबल उनसे पूछता है कि आप तंदूर में क्या कर रहे हो, तो वो कहते हैं कि हम बकरा भून रहे हैं यहाँ पे। लेकिन कांस्टेबल जब चारों तरफ नज़र दौड़ा कर देखता है तो उनको एक कटा हुआ हाथ नज़र आता है जो इंसानी हाथ होता है। इसी को देखकर वो चौंक जाता है, लेकिन कांस्टेबल उनकी सामने अनजान बना खड़ा रहता है। कुछ देर वहाँ रुकने के बाद वो उनको बिगर भैम किए वहाँ से वापस हो जाता है। बाहर आने के बाद में कांस्टेबल पुलिस टीम को फ़ोन करते हैं और पूरी पुलिस टीम को बुलाने के लिए कहते हैं। जल्दी से जल्दी आने के लिए पुलिस को बोलते हैं। तभी कुछ देर बाद में वहाँ पुलिस आ जाती है। उसी समय पुलिस होटल पे छापा मारती है और दोनों को पकड़ने का कोशिश करती है, दोनों व्यक्तियों को, लेकिन उनमें से एक आदमी वहाँ से भाग जाता है। लेकिन जो केशव कुमार नाम का व्यक्ति होता है वो पुलिस के हत्थे चढ़ जाता है और पुलिस उस तंदूर की आग को बुझाती है। उसमें देखती है कि एक इंसानी मुर्दे को वहाँ जलाया जा रहा था। पुलिस देखती है कि जो लाश वो जला रहे थे वो आधी करीब जल चुकी थी, लेकिन फिर भी आग बुझाने में कामयाब हो जाते हैं। और जब देखते हैं कि उसका जबड़ा पूरी तरह नहीं जला था, तो पुलिस समझ जाती है कि ये जो लाश है ये किसी औरत की लाश है जिसको ये जला रहे हैं। पुलिस उसके बाद केशव कुमार से पूछताछ करती है और पूछताछ के दौरान कुछ इस तरह की कहानी मिलती है जिससे वहाँ बैठे हुए सभी लोगों का माथा सनक जाता है, सहर जाता है। पूछताछ के दौरान सुशील कुमार बताता है कि ये मैं इस होटल का मैनेजर हूँ और जो ये लाश है ये जो हमारे होटल के मालिक है सुशील शर्मा, उसकी पत्नी नैना सैनी की लाश है जिसको ये जलाया जा रहा है। फरार हुए व्यक्ति के बारे में पुलिस उससे जानकारी जुटाती है
तो पुलिस को पता चलता है कि फरार हुआ व्यक्ति कोई और नहीं, उसी होटल का मालिक सुशील शर्मा है। पुलिस जब सुशील शर्मा के बारे में जानकारी प्राप्त करती है और उसकी कुंडली खंगालती है तो पुलिस को पता चलता है कि वो छोटा मोटा आदमी नहीं है, दिल्ली की राजनीति में उभरता हुआ एक चेहरा है। वह कांग्रेस पार्टी से जुड़ा हुआ व्यक्ति था और घटना के समय वह यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष भी था। इसके बाद ये खबर मीडिया में आती है और पहले दिल्ली में और फिर पूरे देश में आग की तरह ही फैल जाती है कि एक औरत की हत्या करके उसको टुकड़े करके तंदूर में जलाने का कार्य किया जा रहा था और पुलिस सुशील शर्मा के पीछे पड़ जाती है, उसे ढूंढने की तलाश करने की कोशिश करती है। हर कोई गुस्से में था, सभी जल्द से जल्द इस केस के मुख्य आरोपी सुशील शर्मा को सलाखों के पीछे देखना चाहता था। पुलिस की पूरी कोशिश के बाद भी सुशील शर्मा जो नामक व्यक्ति होता है, जो यूथ कांग्रेस का अध्यक्ष होता है, उसको काफ़ी दबिशों के बाद भी नहीं पकड़ा जा सका था। 7 दिन बीत जाते हैं। उसके बाद मीडिया में एक खबर आने लगती है कि दिल्ली पुलिस जो सुशील शर्मा है उसका एनकाउंटर करने वाली है। उसके बाद अचानक एक खबर आती है कि सुशील शर्मा को पुलिस ने बेंगलुरु से गिरफ्तार कर लिया। पुलिस इनके बारे में जानकारी जुटाने लगती है तो पुलिस को पता लगता है कि ये दोनों ही कांग्रेस पार्टी के लिए साथ साथ काम करते थे। उसी दौरान इन दोनों की मुलाकात हुई थी। ये दोनों ग्रेजुएट थे और जो नैना साहनी थी वो पायलट बनना चाहती थी, कमर्शियल पायलट की ट्रेनिंग कर रखी थी उन्होंने और वो इसी में अपना करियर बनाना चाहती थी। लेकिन वो दोनों लव इन रिलेशनशिप में रहते थे साथ साथ। लेकिन मीडिया की खबरें कुछ इस तरह की आई हुई थी उस टाइम में कि इन दोनों ने गुपचुप तरीके से शादी भी कर ली थी। दोनों ही एक अपार्टमेंट में साथ साथ मियाँ बीवी की तरह रहते थे। इस कड़ी में एक कहानी ये भी कही जाती कि नैना साहनी थी जो वो चाहती थी मनु शर्मा इस शादी को पब्लिक कर दे, सभी को बता दे कि हम दोनों की शादी हो चुकी है। लेकिन मनु शर्मा था जो इस बात को नहीं बताना चाहता था। इसी बात को लेकर उनकी अक्सर लड़ाई झगड़ा होने लगता था और काफ़ी हद तक ये झगड़ा बढ़ भी जाता था। इसी के कारण नैना साहनी का सुशील कुमार से मोह भंग होने लगा था। वो उससे दूर होने की कोशिश कर रही थी और नैना पुराने ही कांग्रेस के एक साथी था, उनका क्लासमेट भी था, मखलूम नाम था उसका, मखलूब साहनी था, उससे नज़दीकियाँ बढ़ने लगती है और वो उसी के साथ विदेश में जाकर अपना करियर बनाना चाहती है। इसी बात को लेकर मनु शर्मा बहुत ज़्यादा उससे नाराज़ रहता था और नैना साहनी है जो मनु शर्मा को भूल जाना चाहती है और विदेश में जाकर अपना करियर बनाने की कोशिश में यही बात मनु शर्मा को अच्छी नहीं लगती, पसंद नहीं आती और वो इसी बात से नाराज़ हो जाता है। इसी बात को लेकर वो अक्सर उनसे बात करती थी मखलूब करीम से और बात करते करते सुशील जो था, मनु शर्मा था, वो इस बात को सुनता है तो उसके दिमाग में कीड़ा जाने लगता है कि वो तुझसे प्यार नहीं करती, तुझे धोखा दे रही है और वो मखलूब करीम से शादी करने वाली है। इसी बात को लेकर के दोनों में लड़ाइयाँ बढ़ जाती है इसी बात पर और बात इतनी आगे बढ़ जाती है कि एक दिन सुशील शर्मा सारे काम निपटा कर रात को अपने घर आता है तो वह देखता है कि नैना साहनी जो है वो किसी से फ़ोन पे बात कर रही है। फ़ोन पे बात करते हुए देख उसके करीब आता है और वो कहता है कि आप किससे बात कर रहे हैं। सुशील शर्मा को पहले ही शक होता है कि वो मतलूब करीम से बात कर रही होगी। इतनी देर में नैना साहनी फ़ोन को रख देती है और वो दूसरे कमरे में चली जाती है। सुशील शर्मा को पहले ही शक था कि शायद वो करीम मकबूल से बात कर रही होगी, इसीलिए वो फ़ोन उठाता है और फ़ोन को रिडायल करता है। रिडायल करने के बाद में दूसरी तरफ से एक शख्स की आवाज़ आती है, वो हेलो बोलता है और सुशील शर्मा फ़ोन रख देता है। फ़ोन रखने के बाद उसका शक यकीन में बदल जाता है और वो नैना साहनी के पास जाकर इसके बारे में पूछता है कि तुम अब भी उसी से बात कर रही हो। इस बात को लेकर दोनों में बहुत ज़्यादा बहस होती है, बहुत ज़्यादा झगड़ा होता है और ये बात काफ़ी हद तक बढ़ जाती है। उसके बाद नैना साहनी कहती है कि मैं अपने आप को मिटा लूँगी इस रोज़ रोज़ की लड़ाई से, इसलिए वो अपनी लाइसेंसी बंदूक उठाती है और एक सुसाइड नोट लिखती है। उसके बाद सुशील शर्मा था वो बालकोनी में आकर खड़ा हो जाता है और अचानक उसने गोली चलने की आवाज़ सुनती है। वो जा कर के देखता है तो नैना साहनी गोली तो चलाती है लेकिन वो जिंदा खड़ी रहती है। उसके बाद सुशील शर्मा उससे वो बंदूक खोस लेता है। खोसने के बाद उन दोनों में फिर से बहस होने लगती है तो अचानक सुशील शर्मा उस पर गोली चला देते हैं। गोली चलने के बाद पहली गोली नैना साहनी को नहीं लगती है, उसको छूती हुई एसी में लग जाती है। दूसरी गोली जब फिर चला देता है
तो गोली चलने के बाद उसकी गर्दन में लगती है और इतनी ही देर में पलक झपकते ही सुशील शर्मा तीसरी गोली चला देता है। तीसरी गोली नैना साहनी के सर में लगती है। सर में गोली लगते ही वो धड़ाम से ज़मीन में फर्श में गिर जाती है और पूरा कमरा खून से भर जाता है। जब तक सुशील कुमार को होश आता है कि मैंने क्या कर दिया, उसे बहुत पछतावा होता है। वो पछताने में बैठ के रोने लगता है। उसके बाद अपने आप को संभालता है और जाकर के बालकोनी में से चारों तरफ को देखता है कि किसी ने गोली चलने की आवाज़ सुनी तो नहीं है। उसे लगता है कि गोली चलने की आवाज़ किसी ने नहीं सुनी। उसके बाद वो मार्केट जाता है। मार्केट से 2 बड़ी बड़ी पॉलीथीन लेके आता है और ला करके नैना साहनी की लाश को उस पॉलीथीन में डालता है और पॉलीथीन में डालने के बाद एक बेड शीट लेता है। बेड शीट में लपेट कर उसको एक किनारे में रख देता है। उसके बाद बड़ी सफाई से कमरे का खून साफ करता है। खून साफ करने के बाद बाहर जाता है और गाड़ी को अपने घर के बिल्कुल नज़दीक लेके आता है। नज़दीक लाने के बाद में वो उस लाश को गाड़ी की डिग्गी में डालता है और वहाँ से लेकर निकल जाता है। काफ़ी देर वो सोचता रहता है कि मैं इस लाश को किस तरह से ठिकाने लगाऊं। उसके बाद वो सोचता है कि लाश को मैं नदी में डाल देता हूं और इसीलिए वो ITO पुल पे जाता है। वहाँ से वो उस लाश को नदी में डालने का सोचने लगता है, लेकिन वहाँ देखता है कि बहुत ज़्यादा चहल पहल है, कोई ना कोई उसको देख लेगा और देखने के बाद में वो पकड़ा जाएगा। इसी विचार से उस प्लान को कैंसिल कर देता है। उसके बाद उस लाश को लेकर के वो अपने रेस्टोरेंट में चला जाता है। वहाँ जाकर देखता है कि रेस्टोरेंट फुल भरा हुआ है, लोग बाग खाना खा रहे हैं। तभी वो अपने मैनेजर को बुलाता है। मैनेजर से कहता है कि किसी न किसी तरह से सभी को यहाँ होटल खाली करवाओ और खाना ख़त्म होने की बात कहो और सभी वर्कर हैं उनको 25-25 रुपये दे करके यहाँ से जाने के लिए बोलो और खाना बाहर खाने के लिए कह दो और जैसा मैं कहता हूँ वैसा करो। लेकिन उसका मैनेजर कहता है कि सर यहाँ तो अभी बहुत खाना बचा हुआ है और ये खाना सब बेकार जाएगा। तब सुशील शर्मा उसको कहता है कि जितना जल्दी हो सके उतना जल्दी होटल को खाली करो, बहुत बड़ी मुसीबत आने वाली। उसके बाद होटल से सभी लोग चले जाते हैं। उसका मैनेजर और सुशील शर्मा दोनों ही होटल में बसते हैं। उसके बाद सुशील शर्मा केशव को बताता है कि मेरे से मेरी पत्नी की हत्या हो गई है और मुझे किसी तरह से उसकी लाश को ठिकाने लगाना है जिससे मैं बच सकूं। उसके बाद उसका जो मैनेजर होता है पहले तो मना कर देता है, लेकिन किसी ना किसी तरह से वो उसको मना लेता है। उसके बाद दोनों बड़ी सावधानी से उसकी बॉडी को उठा के अंदर लाते हैं और वो देखते हैं कि जो तंदूर जिसमें रोटी बनाई जा रही थी वो अभी तक उसमें आग है, वो जलता हुआ ही रहता है। उसके बाद दोनों नैना साहनी की लाश को उठा के तंदूर के ऊपर रख देते हैं। तंदूर में हल्की आंच होती है, इससे नैना साहनी का शव जलता नहीं है। तो उसके बाद सुशील शर्मा केशव को बोलता है कि आप जो रद्दी पेपर पड़े हैं उनको उठा के लाइए। जब रद्दी पेपर तंदूर में डाले जाते हैं तो आग थोड़ी तेज़ होती है। तेज़ होने के बाद उसका शव जलने लगता है नैना साहनी का, लेकिन थोड़ी देर बाद जलने के बाद में वो फिर डाउन हो जाता है। उसके बाद वो कहता है कि जो रसोई में मक्खन रखा है उस मक्खन को उठा के लाओ। जैसे ही मक्खन को तंदूर में डाला जाता है तो आग भड़कने लगती है। आग भड़कती है तो बॉडी भी जलने लगती है। एक के बाद एक करके 4 मक्खन के जो पैकेट होते हैं वो डाल दिए जाते हैं तंदूर में और उनका प्लान कामयाब होने लगता है। नैना साहनी का शव जलने लगता है और इसी जल्दबाजी में वो ध्यान नहीं देते हैं कि आग इतनी तेज़ भड़क जाती है कि उसकी लपटें बाहर तक जा रही हैं। उन लपटों को एक लेडीज़ देख लेती है और वो पुलिस वालों को बता देती है। उसके बाद इनकी सारी पोल खुल जाती है, पुलिस आ जाती है, पुलिस की टीम आ जाती है और उनको गिरफ्तार करने की कोशिश करती है। लेकिन सुशील शर्मा वहाँ से भाग जाता है। भागने के बाद वो एक अपने दोस्त के यहाँ रुकता है, लेकिन वो उसको कुछ बताता नहीं है। उसके बाद वो सुबह जयपुर के लिए भाग जाता है। जयपुर से वो बेंगलुरु चला जाता है। ये घटना थी तंदूर कांड की कि किस तरह से एक औरत को मार करके उसको जलाया जाता है। इसी जलाने की और मक्खन से शव जलाने की जो बातें थी ये बहुत छाई थी मीडिया में। एक पत्नी की हत्या करके उसमें मक्खन लगा के तंदूर में जला करके सबूत मिटाने की कोशिश की गई थी, लेकिन एक महिला की वजह से सुशील कुमार को पुलिस
जुलाई 1995 को गिरफ्तार करती है और कोर्ट के सामने पेश करती है। कोर्ट सुशील शर्मा को पुलिस के रिमांड पे भेज देती है और पुलिस इस केस में बहुत जल्द कार्रवाई करती है, सारे सबूत इकट्ठे करती है और 27 जुलाई 1995 को कोर्ट के सामने केस फाइल कर देती है कि पुलिस इसमें जी जान लगा के मेहनत करती है। ये मामला सेशन कोर्ट पहुंचता है और इस मामले की सुनवाई होती है। लास्ट में जज इस मामले में सुशील शर्मा को सजाए मौत का ऑर्डर देता है और उसके साथ ही जो होता है मैनेजर, उसको 7 साल की सज़ा सुनाई जाती है। उसके बाद ये मामला हाई कोर्ट पहुंचता है। हाई कोर्ट में लगातार इस केस के चलते हाई कोर्ट भी इस जो ये अपराध था, इस अपराध की सेम सज़ा रखती है, लेकिन 2 और आरोपी होती है उनको बरी कर देती है और केशव कुमार जो उसका मैनेजर और सुशील शर्मा को जो सज़ा सिविल कोर्ट ने दी थी उसी सज़ा को बरकरार रखती है। हाई कोर्ट से राहत नहीं मिलने के बाद में सुशील कुमार सुप्रीम कोर्ट की तरफ रुख करता है। सुप्रीम कोर्ट में मामले की सुनवाई चलती है और सुप्रीम कोर्ट इस मामले में सुशील कुमार की जो फांसी की सज़ा होती है उसको उम्र कैद में तब्दील कर देती है। उसके बाद तिहाड़ में वो सज़ा काटने लगता है। एक ऐसा ही कैदी होता है सुशील कुमार जिसको 20 साल में एक बार भी पैरोल नहीं मिलती। उसके बाद उसको पैरोल मिलती है और कुछ दिनों बाद में फिर वापस जेल में चला जाता है। जेल में वो पुजारी का काम किया करता है, भगवान की पूजा करता है। उसके अच्छे व्यवहार के चलते हुए 21 साल सज़ा काटने के बाद सुप्रीम कोर्ट द्वारा उसको रिहा कर दिया जाता है। अब वो एक आज़ाद नागरिक की ज़िंदगी बिता रहा है। ऐसी थी दिल्ली का तंदूर कांड। ये 1995 में घटी घटना थी, लेकिन लोग आज भी याद करके शहर जाते हैं कि किस तरह की थी।